यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज हम अपने लॉजी चैनल के लिए एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, टॉक शो का। तो इस टॉक में हम शहर के मुख्तलिफ समाजी मसाइल भी डिस्कस करेंगे, सियासी मसाइल भी, सियासी हालात भी, मुल्क के सियासी हालात भी। आज के पहले प्रोग्राम में मैं मशकूर हूँ, हमारे सीनियर कानूनदान हैं चौधरी जुल्फ़कार चीना साहब, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के ये ज़िली सदर हैं। जुल्फ़कार अली भट्टी साहब, ये भी सीनियर कानूनदान है, पीपल्स पार्टी से इनकी एफिलिएशन रही है, सिटी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तो आज हम इनसे मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में चंद सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सियासी हालात हैं वो किस जानब रवा दवा है। तो मैं सबसे पहले ज़हमत दूंगा अपने चौधरी जुल्फ़कार चीना साहब को कि सर आप बताएं कि जो इमरान खान का हकीकी लॉन्ग मार्च जो है, ये आपको मौजूदा मुल्की हालात इसके तनाज़ुर में क्या नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस कंडीशन में अब हमारा मुल्क जा रहा है, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिफेंसिव लिहाज से, तो इन हालात में हमारा जो पाकिस्तान है वो मुतहम्मिल नहीं है कि इस किस्म के लॉन्ग मार्च किए जाएँ। हाँ, अलबत्ता जो एजिटेशन है वो एक हर पार्टी का विद इन द लिमिट्स रह के, कानून के दायरे में रह के हक हासिल है। लेकिन खुदा न खास्ता जिस किस्म की ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये खूनी मार्च होगा, पिछले दिनों पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा थे फैसल वाडा साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज एक ऑडियो लीक हुई है अमीन गंडापुर की, अभी मैं देख रहा था जियो न्यूज़ पे भी चल रही थी वो सारी। तो इस किस्म का अगर एजेंडा लेके आते हैं तो ये मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अलबत्ता विद द लिमिट्स रह के हर पार्टी का आइन ने एक हक दिया है और अमन एहतजाज होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म की कदर नहीं होनी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के लॉन्ग मार्च जो हैं वो क्या रजीम चेंज का मूजब हो सकते हैं और क्या हमारा मुल्क जो है इस किस्म के सियासी हालात को जो है उसका मुतामल हो सकता है? देखिए राव साहब, ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसका एजेंडा रजीम चेंज नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है अपने खिताब में भी कहा है और लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये नहीं है। वो एक्चुअली उनका मुतालबा बड़ा जायज़ है। इन हालात में वो कहते हैं नया इलेक्शन हो, नया मैंडेट लें। यही रजीम थी, यही जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये आने से पहले इनको जो है ख़ुद पपट्स कहती थी, इन असम्बलियों को जो है सिलेक्टेड और ये बातें करते थे। उन्हीं असम्बलियों में अब ये ख़ुद बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनका ये जो लॉन्ग मार्च है, अब हमारे यहाँ भी जो है आप देख लें कि अवाम बाज़ औक़ात जब उनका कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो रोड ब्लॉक करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, तब कहीं जाके इंतज़ामिया उनकी बात सुनती है। तो अभी इसी लॉन्ग मार्च के मैं समझता हूँ कि समरात वो पहले दिन ही जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं कि आज गवर्नमेंट ने पहले कभी इस तरह की कोई जो है उन्होंने ऑफ़र नहीं की, तो उन्होंने अभी ऑफ़र शुरू की है कि ठीक है हम इस पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। ये अच्छी पेशरफ्त है और फिर इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन है। कोई कहीं पे कोई ये जो हमेशा ये गवर्नमेंट्स जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हमेशा ऐसे एक्ट्स करती रही है कि उनके मार्च को या उनके एजिटेशन को फेल करने के लिए जो है वो जिस तरह से ये वीडियो लीक्स हुई हैं, ये गवर्नमेंट करती रहती हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये उसमें कोई ऐसा हो, जमहूरी राइट है वो होना चाहिए। चीना साहब, आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद चांसेस हैं इसके इमरान खान जो है अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपने मुतालबा जो है वो मनवा सकता है? देखिए, एक जो लीगल राइट है ना विद इन द असम्बली, पार्लियामेंट में आपके पास है, आपके पास अगर आप जमहूरियत वो जो आपका मैंडेट था वो खो चुके हैं, तो ये जो एक वो लेके आए थे साइफर वाला एक बयानिया लेके आए थे, वो नाकाम हो चुका है। देखिए, विद इन दी लिमिट्स रह के उनके साथ एफिलेटेड पार्टी थी मुख्तलिफ, उन्होंने जब देखा कि ये फेलुअर की तरफ जा रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने स्टेप लिया। वो मिल के उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इसमें न्यूट्रल थी। अब वही खान साहब का जो एक एम लेके चले हुए हैं, हमारे अदारों को ब्लेम कर रहे हैं। इंडिया आज हमारे जश्न मना रहा है इस इशू पे। इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स आप देखें, वो बयानियाँ जो हमारे अदारों को, हमारी ISI को, हमारे आर्मी चीफ़ को, पाकिस्तान मिलिट्री को, वो इंडिया की जो बहुत अरसा से ये कोशिश थी कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको
इन अदारों के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, तो उस एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं ये बहुत तकलीफ़देह है। बट साहब आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान हैं ये इस धरने से जो वो चाहते हैं इस्लामाबाद जाकर देने से, क्या वो अपने मतलूबा जो मकासद हैं वो उसमें कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत उनको किस हद तक जो है उनसे प्रेशराइज हो सकती है? देखिए राव साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पहले उसमें मैंने अर्ज़ किया कि देखें अभी एक रोज़ हुआ है लॉन्ग मार्च को, तो उसमें हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आना शुरू हो गया, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ज़िद में हमेशा नुकसान होता है, और इनको उधर जो इस वक्त बरसिकदार ग्रुप है या इधर एजिटेशन में है, वो कल के हुक्मरान थे, आज के अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन में थे, आज हुक्मरान हैं, तो उनको चूँकि दोनों जमहूरियत के दावेदार हैं, तो उनको खुद जमहूरी होने का सबूत भी देना चाहिए, बजाय इसके कि ये एजिटेशन कोई और रंग अख्तियार के करे और कोई ऐसा तीसरी ताकत जो है उसको किसी सूरत मौका नहीं देना चाहिए। थोड़ा शीना साहब आप ज़रा मैं आपसे थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं कि एक जमहूरी राइट है, एहतजाज होना चाहिए। एक तो पार्लियामेंट जो इलेक्ट होती है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, वो जमहूरी राइट है कि पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। अदम एतमाद आया, वो आइनी एक उनका राइट था, उस तरीके से आया। अब ये लश्कर ले के चढ़ाई करना ये तरीकाकार गलत। अच्छा, मैं दूसरी बात थोड़ी सी मैं आपको डिफर कर दूँ कि ये जो फरमा रहे हैं मेरे भट्टी साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात, ये एक जमहूरी तरीका है। वो जो मियां नवाज शरीफ साहब थे या PDM थी, वो तो शुरू दिन से कह रही थी कि बैठ के आए, टेबल टॉक करें, पार्लियामेंट में आए, जो आपके इश्यूज़ हैं हम बैठ के डिस्कस करते हैं। लेकिन खान साहब अनफॉर्चुनेटली वो इस स्टेज पे चले गए थे, वो कहते थे कि मैं तो इनके साथ खुदा न खास्ता चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठना ही पसंद नहीं करता। तो आज मेरे ख्याल में ये जो फरमा रहे हैं, आज गवर्नमेंट भी किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं है, और ना ही ये पहले भी उन्होंने कई लाख। मैं अगले अपने इसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, क्या तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो मिल बैठकर कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार नहीं कर सकती कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट जो है मुदाखलत करे? कभी कोई सियासतदान वो कहते हैं कि गेट नंबर 4 से जा रहा है, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं। क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये फॉरएवर होना चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी हैं, उनको बैठ के ये तय करना होगा कि हमें ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए, हमें अवाम की तरफ देखना चाहिए। एक जमहूरी राइट है, जिस पार्टी को मैंडेट मिले, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसको अवाम ये इलेक्ट करे, अपना मंशूर लेके आएँ, कौम के पास जाए, ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें। बट सब क्या सॉरी अब मैं समझता हूँ ये बड़ा होपफुल है कि DGISI और अपना ISPR साहब ने जो फरमाया है कि एक भी अदारा, अब उन्होंने पुरानी अपनी गलतियों का अदराक करते हुए ये एक क्लियरली मैसेज दिया है कि जो माजी की गलतियाँ हुई हैं दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, हम आइंदा इस किस्म की किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और पूरी कौम इसको अप्रिशिएट करती है। बट साहब से मैं पूछूंगा, इस्टेब्लिशमेंट के जो सियासी किरदार है, सियासी जो रोल है हमारी इस जमहूरियत में, क्या इसको ख़त्म किए बगैर जो है हम इसी तरह चल सकते हैं? सर, मैं नहीं समझता कि आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को ख़त्म किए बगैर मजबूत जमहूरियत जो है कायम कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का चाहे बैकडोर आप समझें, हमेशा रोल रहा है हमारी, जैसे माजी में कहा जाता रहा कि कंट्रोल डेमोक्रेसी, कौन कंट्रोल करता है उसको। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर, जैसे तुर्की में आप देखें बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल जो है आइनी तौर पर उन्होंने दिया हुआ था। अगर अभी जैसे शीना साहब ने फरमाया कि ISI के सरबराह को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, जब वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, माजी की हम तो अपने खून से जनाब उसको धो रहे हैं अपने दाग को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा पैगाम नहीं गया जमहूरियत के लिए कि ISI के सरबराह को, जब उनके DGISPR जो हैं वो उनका काम ही ये है कि आर्मी का मौक़िफ़ वो आके बयान करते हैं, और माजी में कभी भी नहीं हुआ कि DGISI जो है वो आए और ऐसे पॉलिटिकल बातें करें। ये तो मैं समझता हूँ। शीना साहब, जब हमारे यहाँ होना यही है कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार मुदाखलत करती है, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया कि तुर्की में जो है एक आइनी जो है उनको रोल दे दिया गया है, क्या पाकिस्तान में कोई इस किस्म का फार्मूला कामयाब हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को आइनी और कानूनी तौर पर जो है वो इक़्तिदार का शराकतदारी बना दिया जाए? पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1973 का जो आइन बनाया है,
वो बहुत एक जामे आइन है। अगर मैं समझता हूँ कि हर अदारा, हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, तमाम एग्जेक्टिव है, ये विद इन द लिमिट्स रह के काम करे, तो कोई ऐसा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है नई किसी तजर्बा करने की। अब एक जैसे फाज दोस्त ने फरमाया कि आया DGISI को ज़रूरत क्यों महसूस हुई। पूरी दुनिया जो मुहिब वतन है पाकिस्तानी, उनके दिल जो हैं खून के आंसू रो रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जलसों में कोई नारे लग रहे हैं, कभी हम उनको गद्दार कह रहे हैं, हम उन शोहदा का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बीइंग पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की सलामती के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे पूरी कौम को यूनाइटेड होकर खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजह से DGISI, ये मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था अनफॉर्चुनेटली, वो सारा बड़ा उन्होंने बड़े डिटेल के साथ कि अपनी वजाहत पेश की कि हमें क्यों आना पड़ा। और वो मैंने पढ़ा कि 3 दफ़ा सिर्फ ये इवेंट हुआ है, 2 दफ़ा पहले DGISI है। तो जब ये हालात होंगे, इंडिया में जश्न मनाए जा रहे होंगे, हमारे जलसों में जो है अनफॉर्चुनेटली मखसूस पार्टी के जलसों में उनको गद्दार, न्यूट्रल को जनाब जानवर, इस किस्म के अलकाब से पुकारेंगे, तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे इन अदारों के लिए इंतहाई शॉकिंग है। तो इस वजह से DGISI साहब। जी भट्टी साहब से मैं पूछूंगा, सीनियर साफ़ी भी हैं हमारे दुनियापुर के इलाके के, तो आप सर अरशद शरीफ शहीद जो हैं हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन थे, और हम उसे अपने सहाफ़त की शान आनबान भी कह सकते थे, इन्वेस्टिगेटिव जो थे वो जर्नलिस्ट थे। उनकी कत्ल की जो तहकीकात है, आप समझते हैं कि किस सतह पर होनी चाहिए कि हक़ाइक़ सामने आ सके? सर, इसमें दो राय नहीं है कि उनके जो ये बहमाना कत्ल है उसकी तहकीकात एक आला सतही जुडिशल कमीशन जो है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसको हेड करें, उनकी निगरानी में जो है ये कमीशन हो, वो इसकी आज़ादाना तहकीकात करे, तो तभी जो है हम असल जो कल्प्रेट्स हैं, जो उसके कातिल हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। छिन्ना साहब, आप भी चूँकि सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, और रोज़ हम देखते हैं कि साफ़ियों के लिए जो पाकिस्तान में है, रोज़ ब रोज़ ज़मीन जो है वो तंग होती जा रही है। तो अरशद शरीफ की शहादत में आप क्या समझते हैं कि कौन सियासी अनासर हैं जो मुलव्वस हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सानहा है। कोई भी सहाफ़ी है, कोई भी इंसान है, कोई भी पाकिस्तानी है, इस किस्म का जो है इंसानी जान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सहाफ़ी भाई वो पार्टी बने हुए हैं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। वो पार्टी बन के ना अदारों पे अटैक करने से बाज आते हैं, ना ही किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे अखलाकियात की हदें क्रॉस कर जाते हैं। सहाफ़ी का काम है कि दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते बिल्कुल फेयर एंड फ्री जो है उसको मतलब एक्सपोज करे, अवाम के सामने लेके आए, ना कि किसी एक पार्टी का एजेंडा बयान करें। अरशद लतीफ़ शरीफ साहब का जो मर्डर हुआ वो बहुत सानहा है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे भट्टी साहब ने फरमाया कि उसमें जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। लेकिन बिला तहकीक हमारे अदारों पे ब्लेम करना, ये बहुत बड़ा तकलीफ़ दे था। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने, इमरान खान साहब ने, मैं नाम लेके कहता हूँ, कि उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया, पूरी कौम को एक ट्रेंड दे दिया कि जनाब हमारे खुदा न खास्ता अदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो तहकीक होनी चाहिए, तहकीक होने के बाद जो कल्प्रेट है, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो किसी भी पार्टी से एफिलेटेड है या खुदा न खास्ता जो भी है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बट साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क की जो माशी और सियासी जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, उसमें कैसे तब्दील लाई जा सकती है और इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात तो बहुत सारी हैं राव साहब, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो अदम इस्तेहकाम है मुआशी या सियासी, उसका वाहिद हल नए इलेक्शन है, नए मैंडेट में जाना चाहिए, यही एक वाहिद हल है। चिन साहब, आप थोड़े से इस पर रोशनी डालेंगे कि हम क्यों बार बार नए तजर्बात से गुजरते हैं, और क्यों हम बहुत जल्द जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं? हर 3 साल के बाद, मेरे ख्याल में 3 साल से ज़्यादा मुद्दत जो है हमारे वज़ीर आज़म की किसी की नहीं जा रही। अनफॉर्चुनेटली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्ट हुए, 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी। उन्होंने जिस हद तक वो कर सकते थे उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो हुआ, कंटेम्प्ट में उनको रिमूव कर दिया गया, फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट आई, 2013 में उनकी गवर्नमेंट बनी, 2014 में उन्होंने CPEC स्टार्ट करना था, पाकिस्तान चाइना का जो एक मेगा प्रोजेक्ट था, $65 अरब की जो सरमायाकारी वो लेके आ रहे थे, उनको सबोताज करने के लिए सियासी एक इशू बना के जनाब 126 दिन का जो धरना दिया गया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया गया। ये इस किस्म के जो हैं ये एलिमिनेट होनी चाहिए।
जो इनका एजेंडा है उसको एलिमिनेट होना चाहिए। फिर इसी तरह वो जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता कि किसी प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, उसको आप जनाब बिला तहकीक सिर्फ इस बेस पे आप उसके गवर्नमेंट से निकाल दें कि जनाब आपने एक अकामा जो तनख्वाह थी वो अपना 10,000 दिरहम वो लेनी थी, रिकवरेबल थी, लेकिन आपने नहीं ली। काजी ईसा फायज़ साहब ने ये पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़ा उन्होंने वाज़े तौर पे इसको भी, और जो भुट्टो के साथ किया गया, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ किया गया जो एक फ़ैसला दिया गया, वो सियाह धब्बे हैं। तो इस किस्म की आइंदा से तमाम अदारों को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि तमाम अदारों को सोचना पड़ेगा, फिर ही जाके मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये कोई हल नहीं है कि फौरी तौर पर री-इलेक्शन करा दिए गए। 4 साल इनके पास थे, 4 साल का मैंडेट इनके पास पहले जो इन्होंने किया पूरी कौम के सामने है। पाकिस्तान पहले 2018 से पहले कहाँ खड़ा था, अब इन्होंने पाकिस्तान का क्या हासिल। बहुत शुक्रिया चीना साहब, जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आज जी हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी का जिसको नाम दिया हुआ है उन्होंने, और धरने जो उन्होंने का ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद पहुँच कर धरना देंगे, और हमारे शहीद सहाफ़ी जो हैं अरशद शरीफ साहब, उनकी शहादत के बारे में हमने कुछ जानने की कोशिश की है। तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपसे यही गुजारिश है कि लो जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच सके। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।